वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था, हम लोग उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्ज़ाम जिसकी संभावित तिथि जो 2 जुलाई 2023 को है, उसके अकॉर्डिंग ही उसी पैटर्न पे आधारित हम लोग मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और इस मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज का ये पहला मॉडल पेपर है और इसको मैं आज ये पार्ट 1 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में 150 प्रश्न होते हैं। जीएस के पेपर में 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न में अगर 150 प्रश्न हम एक ही वीडियो में लेकर चलते हैं तो वो काफ़ी लेंदी वीडियो बन जाएगी। तो मैं लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो मान के चल रहा हूँ और 20 से 25 मिनट की वीडियो में लगभग हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम आपके 50 क्वेश्चन हो जाएं। तो ठीक है, तो जिस प्रकार आपसे प्रॉमिस था, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिसमें हर प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर हो, उत्तराखंड करंट अफेयर हो या फिर वर्ल्ड इंडिया करंट अफेयर हो। तो आपके लिए लाभप्रद होनी चाहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए सामने ये हाजिर है। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया था? ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, चंपावत जो हमारे मुख्यमंत्री जी का विधायक का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से ये शुभारंभ किया गया था, बाल विज्ञान महोत्सव। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर की दृष्टि से, क्योंकि आपको पता है जुलाई 2023 में एग्जाम है। अगर संभावित तिथि मान के चले तो लगभग आप मान के चलिए अक्टूबर से सितंबर 2022 के बाद का आपको करंट अफेयर पूछने वाला है। अगस्त तो मैं नहीं कह सकता, सितंबर से तो कंफर्म है। सितंबर 2022 से लगभग मई 2023 तक का करंट अफेयर आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, उसका आयोजन था वो गोवा में किया गया था। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की थीम क्या थी? ठीक है, नवंबर 2022 में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट 2022 का आयोजन किया गया था और इसकी जो थीम थी, इसकी थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये इसकी आपकी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की थीम थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित विभूतियों में से किन्हें उत्तराखंड गौरव पुरस्कार सम्मान के लिए चयनित किया गया है? ठीक है, तो उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए चयन किया गया था, ये 2022 की बात कर रहा है। तो इनमें सभी का चयन किया गया था, अजीत कुमार डोभाल, जनरल बिपिन रावत और प्रसून जोशी। ठीक है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये 2022 की बात कर रहा है। तो नवंबर 2022, जैसे आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, तो नवंबर 2022 को ही 9 नवंबर 2022 को इसका स्थापना 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, ओके। 6 नवंबर 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 2022 में वैश्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई? ठीक है, 6 नवंबर 2022 को जो वैश्विक जलवायु की रिपोर्ट जारी की गई, ये कौन जारी करता है? ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन जारी करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो धीरे धीरे एक्चुअली क्या हर एग्जाम में क्या पैटर्न होता है कि हर प्रकार के क्वेश्चनों का समावेशन होता है। जैसे भी 7 नंबर क्वेश्चन देख के लगा कि यार इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पर आते हैं, पर इजी क्वेश्चन में कभी कभी हम गलती कर देते हैं, जबकि वो क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन एक बार के लिए गलत हो जाए या फिर हम उसको ड्रॉप करके आ जाए, लेकिन इस प्रकार के इजी प्रश्न कभी गलत नहीं होने चाहिए। हाल ही में ब्रिटेन के की प्रधानमंत्री कौन बने? ठीक है, तो लिज ट्रस को हराकर ऋषि सुनक जी इसके प्रधानमंत्री बन गए। ओके, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया? ठीक है, तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का जो अनावरण किया था, ये किया था बेंगलुरु में। ठीक है, मुंबई में स्टैचू ऑफ यूनिटी डॉक्टर अंबेडकर की याद में, अहमदाबाद में मुंबई में आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज, अहमदाबाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड में अपनी सरकार मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, तो जो उत्तराखंड में अपनी सरकार मोबाइल ऐप, इसका विकसित किया सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी। ठीक है, इसके द्वारा विकसित किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 2023 का लोगो और थीम को कब लॉन्च किया था? ठीक है,
तो आपको पता है G20 2023 का जो आयोजन था वो भारत में ही किया गया था, ठीक है, जिसमें 20 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उनके मीटिंग का आयोजन किया गया। तो इसका जो लोगो जो लॉन्च किया गया था वो लोगो था 8 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसका जो आपका प्रमुख वाक्य था वो था वसुधैव कुटुंबकम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही सेम ही है। तो किसी प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए आगामी G20 2023 की थीम क्या है? तो ये हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का शुभारंभ किन नदियों के संगम पर किया गया? बहुत आसान प्रश्न है, ये सब आप जानते हैं कि काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ओके, पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध मेला है और जिसको अभी हाल ही में राजकीय मेले की भी आपको स्वीकृति मिल गई है। 14 नवंबर 2022 को जारी किए गए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है, ठीक है। ये 2022 का आंकड़ा पूछ रहा है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 8वें स्थान पर हो जाएगा। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन करेक्ट है या आंसर बताने में कोई गलती हुई है तो आप उसको कमेंट में कर सकते हैं। मैं और अच्छे से इसको चेक कर कर आपको पिन कर देंगे, आपको सही जानकारी मिले, यही हमारा कर्तव्य है, ठीक है। 9 नवंबर 2022 को किसने 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला, ठीक है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जिनका नियुक्ति की गई है वो थे ऋतुराज अवस्थी, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसमें स्कूली शिक्षा में देश भर में जो उत्तराखंड को स्थान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 35वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब एक और आपसे आसान प्रश्न है। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया? तो हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए? DY चंद्रचूड़ जी ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया। ओके, अगला क्वेश्चन है 18 नवंबर 2022 को नो मनी फॉर टेरर, ठीक है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था नई दिल्ली में, आयोजन इसका किया गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। जो COP 27 है इसका जो आयोजन किया गया ये किया गया शर्म अल शेख सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। ओके, देखिए ये 18 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड थे और अब जो देखिए आपके सब प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं हिस्ट्री से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो सब पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इनमें देखिए जो फ़कीर विद्रोह था ये 1763 में मजनू शाह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, बिल्कुल ठीक है। सन्यासी विद्रोह जिसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में भी है, ये सन्यासी के द्वारा किया गया था। पागलपंथी संप्रदाय विद्रोह, ये टीपू जो इसका आंसर दे रखा है ये टीपू सुल्तान के बारे में नहीं कह रहा, इसका जो करम शाह जो थे ना, करम शाह एक नेता थे, उनके पुत्र थे टीपू, ठीक है, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, ये भी सही है। ऊपर के तीनों ठीक है, लेकिन जो कूका आंदोलन है जो पंजाब में चलाया गया था ये राम सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था, तो ये ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या का अध्ययन करने के लिए सैडलर आयोग नियुक्त किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में कौन इस आयोग के सदस्य थे, ठीक है। सैडलर आयोग जो था वो शिक्षा संबंधी आयोग था, इसके जो सदस्य कौन कौन थे वो थे आपके आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद दोनों थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बंगाल गजट का प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था, ठीक है। तो हमें इसमें देखना है कि कौन से ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। और बंगाल गजट का प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा किया गया था, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक। सोम प्रकाश समाचार के विरुद्ध लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, ये भी ठीक है, ठीक है। जो सोम प्रकाश पत्र था इसके ऊपर वर्नाकुलर एक्ट लागू भी किया था, तो ये दोनों को दोनों आपके ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ठीक। राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित तोहफत उल मुहिद्दीन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, ठीक है। तो आप जानते हैं जो राजा राम मोहन राय फारसी भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे, ठीक है। मीरातुल अखबार का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। तो ये जो तोहफत उल मुहिद्दीन जो पुस्तक थी ये फारसी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है।
अगले क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, जो शुद्धि आंदोलन का नेतृत्व करता थे, जो प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, आर्य समाज में आपको इस शुद्धि आंदोलन भी दिखाई देता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में किसने सती प्रथा के समर्थन में धर्म सभा की स्थापना करी? ठीक है, तो वैसे तो सब सारे देश में सती प्रथा का पूर्ण विद्रोह हो रहा था, परंतु राधाकांत देव जी ने सती प्रथा के समर्थन में, मतलब सती प्रथा बंद नहीं की जानी चाहिए, इसके समर्थन में धर्म सभा की स्थापना करी थी। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। अब इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, ये कथन बिल्कुल सही है। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि मुसलमानों का विकास अंग्रेज़ों के अंतर्गत या अंग्रेज़ों के द्वारा ही संभव है, इसलिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को आकर्षित करने का प्रयास किया। बिल्कुल ठीक है। सिबली नोमानी मुस्लिम शिक्षा में अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विज्ञान को भी शामिल करना चाहते थे। ठीक है, इसी क्रम में जो सिबली नोमानी थे, ये भी यही चाहते थे कि मुस्लिम शिक्षा में अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, तो ये दोनों के दोनों कथन आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो यही यूकेपीएससी का पैटर्न है। इसी प्रकार से कुछ आपके सामने प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित विषयों पर काम करने वाला निम्नलिखित में से कौन से नेता पश्चिम भारत से थे? ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह तो ज़्यादातर आपको आम जानते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से ये कुरीति को मतलब निपटाने का प्रयास किया गया। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह का प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। परंतु अगर पश्चिम भारत से अगर हम इसकी बात करें, पश्चिम भारत से, तो इसके जो प्रमुख नेता हो जाएंगे, ये हो जाएंगे विष्णु शास्त्री जी। ठीक है, ओके, अब ये मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन चल रहा है उसमें देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो देखिए, इसने भारत को डोमिन स्टेट दर्जा देने की बात की गई थी, बिल्कुल सही है। क्रिप्स प्रस्ताव में ये कहा गया था कि भारत को डोमिन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके। भारत के लिए संविधान बनाने हेतु एक कार्यपालिका बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसका उद्देश्य था, ना कि क्रिप्स मिशन का। ये 1942 में आया था। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक भारतीयों को, कहते नहीं कि लॉलीपॉप देने का विचार था, जिससे भारत का द्वारा एक तो भारत छोड़ो जो आंदोलन चलाया जा रहा था गांधी जी द्वारा, वो उसको बंद किया जा सके, तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। बस एक आप कह सकते हैं लॉलीपॉप था, जिसको आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक तो है ही, साथ में उस बैंक का चेक है जो दिवालिया हो गया है। इस प्रकार से ये कृत प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। जो इस पूरे पेपर की जो पीडीएफ है, पूरे 150 प्रश्नों की जो पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में आपको अपलोड की जाएगी, विद आंसर की अपलोड की जाएगी, जिससे आप इसको बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई त्रुटि होती है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग इसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके। जागीरदारों से वसूली की एक नई प्रणाली, जिसे महाना जागीर कहा जाता था, महाना जागीर, ठीक है, निम्नलिखित में किस शासक द्वारा शुरू की गई थी? शायद आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड हो। ठीक है, तो ये जो शुरू की गई थी महाना जागीर प्रणाली, जागीरदार जो आपके जमींदार या जागीरदार थे, उनसे वसूली के लिए शाहजहाँ द्वारा इस प्रणाली को शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए आजकल का पैटर्न बहुत डिफरेंट हो गया है, नए नए प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। विनयशील बनो तथा अहम से मुक्त रहो, वक्तव्य निम्नलिखित में से किस संत की उक्ति है? ठीक है, तो यह देखिए, अब देखिए ये आपका भक्ति युग से प्रश्न संबंधित प्रश्न आ गया आपके सामने। ठीक है, तो यह जो कथन है, ये दादू मियाँ का प्रश्न है, दादू मियाँ का कथन है, विनयशील बनो तथा अहम से मुक्त रहो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वहादत उल सुहदूद धारणा का प्रतिपादन निम्न में से किस सूफी संप्रदाय द्वारा किया गया था? ठीक है, विभिन्न प्रकार के सूफी संत थे जब आपका धार्मिक आंदोलन चल रहा था, तो यह जो प्रतिपादन किया गया था, यह किया गया था नक्शबंदी सिलसिला के द्वारा। ठीक है, ओके। ये आपका मेडिवल हिस्ट्री से आगे प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं क्या कहता है। सिकंदर लोदी के समय लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। ठीक है, सिकंदर लोदी के समय लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई, ये कथन बिल्कुल ठीक है। ओके, राजस्थान के शासकों पर अधिकार करने के लिए सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना करी।
देखिए आगरा नगर की स्थापना बिल्कुल करी है, ठीक है, और राजस्थान के शासकों पर अधिकार करने के लिए भी इसका उद्देश्य कुछ हद तक आप कह सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर द्वितीय मतलब सानी की उपाधि निम्नलिखित में कौन से शासक ने धारण करी थी? ठीक है, सिकंदर द्वितीय की जो उपाधि धारण करी थी, ये आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, ये आसान प्रश्न था, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये आगे आपका एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न। ठीक है, हर प्रकार के प्रश्नों का समावेश मिलेगा, पूरा प्रयास किया जा रहा है आपके सामने। निम्नलिखित में किस शासक ने कंपारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, शायद आपने सुना हो, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने शायद ना सुना हो। तो कंपारेश्वर मंदिर था जिसका निर्माण कलातुंग तीर्थी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कलातुंग तीर्थी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, ओके, अब आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे कि कलातुंग तीर्थी कौन से वंश का शासक था। ठीक है, कौन से वंश का शासक था? चाहे आपको गूगल करना पड़े, चाहे पुस्तक सर्च करना पड़े, आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कौन से वंश का शासक था। ठीक है, अदरवाइज मैं तो फिर कर ही दूंगा। ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो सुमेलित नहीं है उसको हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ऋतु संहारम बहुत अच्छी पुस्तक है कालिदास की, बिल्कुल सही सुमेलित है। रघुवंशम ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। चारुदत्ता ये भास के द्वारा लिखी गई है। हर चरित की रचना बहुत आसान से आपको मिल गया है, बाणभट्ट के द्वारा की गई थी और आसानी से इसका आपने आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हर्षचरित। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का वर्णन निम्नलिखित में किसकी प्रशस्ति से प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है। प्रयाग प्रशस्ति का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जो हरिसेन के द्वारा इसका रचना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 36वां नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और हमें सही उत्तर का चयन करना है, सही कथनों का चयन करना है। गुप्त काल में बलाधिकृत सेना के सेनापति को कहा जाता था। ठीक है, बलाधिकृत मतलब किसे कहा जाता था? सेना के सेनापति को कहा जाता था। ये बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, अगला। पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महादंड नायक कहा जाता था। नहीं, ये महादंड नायक तो जज को कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन एक ही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन एक ठीक हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में किसने दीक्षित किया था? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बौद्ध धर्म का शिक्षा महान शासक अशोक को किसने प्रदान करी थी? तो उपगुप्त द्वारा प्रदान करी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस शासक को जैन ग्रंथ में सिंह सेन कहा गया था? सिंह सेन कहा गया था। ठीक है, जैन ग्रंथों में जो बिंदुसार थे, ठीक है, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो बिंदुसार था वो जैन धर्म को मानने वाला था, तो उसमें बिंदुसार को जैन धर्म में कहा गया था, सिंह सेन भी कहा गया था। ठीक है, ओके, ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके एंशियंट भारत के जो हमारे महान साम्राज्य थे उनमें कुछ जिक्र है। हर्यक वंश, नंद वंश और शिशुनाग वंश, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आपके सामने मैं लिख देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जो है, ये शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार है। हसीन, ठीक है, हसीन, ये लिख दिया, हसीन, मसूक। ठीक है, ये 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक। मसूक, ठीक है, मसूक सा। ठीक है, मैंने सा यहाँ लिख दिया। हौ से हर्यक वंश। ठीक है, पहला सबसे पहला वंश आया था हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नौ से नंद वंश, फिर आता है मसूक। मौ से मौर्य वंश, सौ से शुंग वंश, ठीक है, और कौ से कर्ण वंश और सा से सातवाहन वंश। 2 4 3 4 बोलेंगे। हसीन मसूक सा, हसीन मसूक सा। ठीक है, तो हर्यक वंश, शिशुवंश, नागवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन, ये क्रमबद्ध जो वंश आपके भारत में मगध पर राज किया था, ये उनका क्रम है। तो अभी इनमें 3 ही का पूछा हुआ है, तो मैंने बोला था हसीन मसूक सा, हौ से हर्यक, सौ से शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसका ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, देखिए, और हमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देखते हैं। गांधार कला का विकास सर्वाधिक कुषाण काल में हुआ था। ठीक है,
जो गांधार कला का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में, बिल्कुल ठीक है। जिसमें महात्मा बुद्ध की कई सारी मूर्ति बनाई गई थी, योग मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, ठीक है। तो ये सर्वाधिक विकास कुषाण काल में, तो बिल्कुल सही बात है। अगला है, गांधार शैली की मूर्तियों में बुद्ध का मुख ग्रीक देवता अपोलो से मिलता जुलता बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों ठीक हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी इन कलाओं के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर आराम से आ जाना चाहिए, ठीक है। मथुरा शैली, गांधार कला, इन सब चीज़ों के बारे में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हमारा पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। वर्टिसोल प्रकार की मृदा में आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। देखिए, इनमें जो वर्टिसोल मृदा है ना, वर्टिसोल मृदा को हम लोग मृणमय मृदा हिंदी में कहते हैं, मृणमय मृदा कहते हैं, ठीक है। मृणमय मृदा का मतलब ये है कि ये बेसिकली मृदा ऐसी होती है, ये राजस्थान के कुछ इलाकों में पाई जाती है। ये मिट्टी में क्या होता है कि सूखने के बाद ना ये प्लास्टिक की तरह कड़ी हो जाती है, ठीक है। मतलब इसके अंदर पारगम्यता बहुत कम होती है, मतलब जल को नीचे जाने बहुत कम देता है। चिकनी मिट्टी का भी आप समझ लो कि एक एडवांस रूप है ये, ठीक है। तो वर्टिसोल मिट्टी इसको कहते हैं, इसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये एक प्लास्टिक का सूखने के बाद दरार भी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा सूखने के बाद। वैसे नॉर्मल सूखेगी तो एक प्लास्टिक का रूप ले लेती है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। अगला है, स्पोडोसोल प्रकार की मृदा रेगिस्तान में पाई जाती है। ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि स्पोडोसोल मिट्टी आपको वहाँ पाई जाएगी जहाँ पर शंकुधारी वन ज़्यादा होते हैं। और शंकुधारी वन कहाँ पे होते हैं ये आपको पता है, ठंडे इलाकों में, ठीक है, वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सिर्फ एक ठीक हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय निम्नलिखित में किस सम्मेलन में लिया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ये निर्णय कब लिया गया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। स्टॉकहोल्म में जब पहला सम्मेलन किया गया था पर्यावरण का, तब इसका निर्णय किया था, और इस सम्मेलन का डेट भी थी 5 जून, ठीक है। 5 जून 1972 ये डेट थी, और इसी दिन इसका निर्णय लिया गया कि आगे आगामी हर 5 जून से पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, इनमें आपको कुछ सुमेलित देखना है, कौन से युग में सही सुमेलित है, ठीक है। तो अब इसको आंसर देखते हैं। अंगूरों की खेती विटिकल्चर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर ना बेसिकली कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है होना चाहिए, ठीक है, नहीं है होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर देखिए, विटिकल्चर अंगूरों की खेती संबंधित है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि अंगूर की खेती संबंधित नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, ओके। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि से संबंधित है। और जो मेरीकल्चर है ना, मेरीकल्चर, ये मछलियों से संबंधित है, ठीक है। मछली या समुद्री संवर्धन से संबंधित है, ठीक है। मछलियों का संवर्धन इस प्रकार से किया जाए कि उसके आर्थिक महत्व को अधिक से अधिक उसका संवर्धन किया जा सके, ठीक है। तो मेरीकल्चर का संबंध मछलियों के समुद्री संवर्धन से है, ओके। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इनमें देखते हैं कौन सा सुमेलित सही नहीं है। पहला है ट्रोपोफाइट, ट्रोपोफाइट बिल्कुल ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास वाली पत्तियां। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पति, बिल्कुल ठीक है। और क्रायोफाइट टुंड्रा वनस्पति, ये भी ठीक है। लिथोफाइट ये अग्नि प्रतिरोधक नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जो लिथोफाइट जो वनस्पति होती है ना, ये मुश्किल बेसिकली चट्टानों पर होती है, ठीक है। आपने चट्टानों पर देखे, खड़े चट्टानों पर कई प्रकार की छोटे छोटे झाड़ियाँ पौधे उग जाते हैं, उनको लिथोफाइट कहा जाता है, ठीक हो गया। तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ओके। लौह एस खान अलबामा अमेरिका में है, बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की पिलबरा क्षेत्र, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्वीडन का क्रूना, ये सही है। ट्रांसवाल चीन में नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ट्रांसवाल जो है ये दक्षिण अफ्रीका के एक लॉ एस्क क्षेत्र था, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी हम लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिक वर्षा पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को प्राप्त होती है। तो इनमें हमें सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को प्राप्त होती है, क्योंकि मानसून जो हमारा है वो 2 दिशा में मुड़ जाता है। पहले जो अटैक करता है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा एक दिशा यहाँ की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर। तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, ये तो ठीक हो गया, ओके। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान वर्षण को मासिक मानों में रखा था, बिल्कुल ठीक है। तापमान, वर्षा और वनस्पति को अपने जलवायु वर्गीकरण का कोपेन ने आधार माना था, तो ये भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये आपका दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे, ओके।
अगला देखते हैं, चाय व कहवा के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, तो चाय व कहवा कौन सी उपयुक्त होगी, या आपने लेटराइट मिट्टी का नाम सुना होगा, ये सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, चाय व कहवा के लिए। ओके, आगे देखते हैं हम लोग, भारत सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, ये फेवरेट आपका उत्तराखंड पीएससी का जो लोकसभा का फेवरेट पैटर्न है, प्रश्नों को आपके सन के अकॉर्डिंग, वर्ष के अकॉर्डिंग पूछना सबसे फेवरेट पैटर्न है। तो वर्ष 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, सेल जिसे कहते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। ओके, आगे देखते हैं, भारत का पहला एल्युमिनियम संयंत्र निम्नलिखित में कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भारत का जो पहला एल्युमिनियम संयंत्र था वो जेके नगर में स्थापित किया गया था। ओके, और ये आज का मैं अंतिम प्रश्न लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 150 प्रश्नों का समावेशन है और मैं इसको 3 सेट में लेके आऊँगा, तो इसको लास्ट प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न है, दंडकारण्य का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में है। ठीक है, जो दंडकारण्य आपने सुना होगा, ये आपका इसका विस्तार है, ये पठार है, इसका जो विस्तार है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर, दंडकारण्य जो पठार है, इसका जो विस्तार है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये मैं इसको अंतिम प्रश्न लेके चल रहा हूँ, इसके बाद हम लोग आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो 150 प्रश्नों का समावेश है जो पहले मॉडल पेपर में, इसी प्रकार हम कई सारे मॉडल पेपर आपके प्रैक्टिस के लेके आएंगे। कुछ प्रश्न हो सकते हैं आपको इसमें परेशान कर सके, हो सकता है मैंने किसी प्रश्न का आंसर आपको गलत बता दिया हो या गलती से गलत बता दिया हो, तो आप उसका कमेंट में कर सकते हैं अगर आपको लगता है इस प्रकार। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो मॉडल पेपर हमने टेस्ट से स्टार्ट करी है, इसका पार्ट वन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, और आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।